हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल एकेडमी। और आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आपके सामने मैं हूं सोशल साइंस फैकल्टी से। सवाल ये उठता है कि बैकग्राउंड का पिक्चर जब आप देख रहे हो तो किताबें दिख रहे हैं और बाकायदा आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। बट यस, टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट कैन बी द गुड थिंग व्हेन इट कम टू द सब्जेक्ट कॉल्ड सोशल साइंस। ठीक है, तो आज के सेशन में हम फोकस कर रहे हैं स्टूडेंट्स टिप्स एंड ट्रिक्स सोशल साइंस में। हाँ, अब आपके दिमाग में यह सवाल होगा कि क्या ये जरूरत है सोशल साइंस में टिप्स एंड ट्रिक्स की बात? मुझे लगता है, क्योंकि लॉजिकलिटी अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले मैं ये बता दूं कि टिप्स एंड ट्रिक्स हम कौन से बोर्ड के लिए बात करें, दैट इज एसएससी स्टेट बोर्ड। और यहां पे सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसका रोल प्राइमरली कितना इंपॉर्टेंट है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट बिफोर स्टार्टिंग एंड सेइंग एनीथिंग, माय डियर स्टूडेंट्स, आई लिटरली फील दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 1 month इज रिमेनिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और आपको आज ये सेशन देखते वक्त आपको ऐसा लगेगा भाई 1 महीना बाकी है और 1 महीने में अब क्या ही करेंगे। बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ। और स्पेशली जब ये सब्जेक्ट की हम बात करें, दैट इज सोशल साइंस, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे बहुत आसानी से आप 100 out of 100 स्कोर कर सकते हो। अब जब मैंने ये स्टेटमेंट पास किया ऑटोमेटिकली आप हंसने लगोगे, बट उस हंसी को थोड़ा साइड में रख लो, क्योंकि एंड ऑफ द सेशन आप ये पक्का कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ भाई 100 में से 100 हम स्कोर कर ही सकते हैं। क्योंकि मेरे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है और कुछ टिप्स है, अगर आप वो चीजें एक्सेप्ट करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, तो 100 में से 100% परफेक्ट है और 100 में से 100% आपको मिलेगा, इसका पूरा गारंटी है। बिकॉज लॉट ऑफ माई पास्ट स्टूडेंट्स हैव बीन एक्सेप्टेड, adopted and implemented, and we have been scoring 100 out of 100. We have been scoring 95+ in this subject after looking into the logicality. बट बिफोर स्टार्टिंग विथ एनीथिंग, आप लोगों को थोड़ा उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए एक कोट है जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट कोट है, और अगर आप फिलहाल देख सकते हो, इट्स नॉट अबाउट हाउ बैड यू वांट इट, बट इट्स ऑल अबाउट हाउ हार्ड यू आर विलिंग टू वर्क फॉर इट। समझा कुछ? नहीं तो बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं। बहुत सिंपल सा फंडा है। सवाल ये नहीं उठता कि कितने बेकरार तरीके से आपको कोई चीज की जरूरत है। सवाल ये उठता है कि जो चीज जरूरी है, जो गोल आप अपनाना चाहते हो, या फिर जो गोल आप जो 95+ सोच रहे हो ओवरऑल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उस चीज के लिए क्या आप मेहनत करने रेडी हो क्या? और सिर्फ 95+ एक सब्जेक्ट से नहीं होगा, बराबर है? सब सब्जेक्ट्स के ओवरऑल कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के बाद ही आपको 95+ आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन हाउ टू स्कोर। इनफैक्ट थिंकिंग ऑन कि ये नहीं हो सकता, इसे साइड में रख दो। 1 महीना सिर्फ बाकी है। मैं 1 महीने के तौर पे अभी चल रही हूं फिलहाल के लिए, सिर्फ 1 month इज रिमेनिंग। अपनी कुर्सी की सीटी ये जो भी है वो सीट बेल्ट बांध लीजिए, बिकॉज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको इस पर वर्कआउट करना है। 1 महीना सिर्फ बाकी है, उस पर वर्कआउट कैसे करोगे? डिजायर्स आर नॉट एवरीथिंग। मेरा मानना यह है कि जो आपकी सोच है, जो आपकी डिजायर है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मांग है, उस मांग के लिए कहीं ना कहीं आपको 10 गुना काम करना भी जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज को, जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि भाई तू 100 में से 100 स्कोर कर सकता है, बोलना आसान है, बट उस चीज को इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास 10 चीजें हैं, बट क्या आप उस चीज पे काम करने रेडी हो कि नहीं? दैट बिकम्स अ बिगेस्ट क्वेश्चन। सो एज अ कोट सेज इट, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट हाउ बैडली यू वांट इट, इट्स इंपॉर्टेंट हाउ बैडली यू आर रेडी टू वर्क फॉर इट, हाउ बैडली यू आर रेडी टू वर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। कि भाई इफ आई हैव डिसाइडेड कि मुझे 100 में से 100 चाहिए तो मुझे मिलेगा, कोई मुझसे मार्क्स नहीं छीन सकता। और ये 100 मार्क्स सोशल साइंस के आपको कहीं ना कहीं यहां पहुंचाएगा। और वो कैसे, किस तरीके से, वो आज के सेशन में हम फोकस करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि आप उन चीजों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखें, बिकॉज नेवर द लेट, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर। कल जो भी किया आपने,
या नहीं भी किया आपने उसे साइड में रख दीजिए, रात गई बात गई उसे साइड में रख दीजिए, अभी पे फोकस करें कि अब सिर्फ 1 महीना बाकी है और उस 1 महीने में क्या ये चीजें पॉसिबल है या नहीं। तो अगर आप मुझसे सवाल करोगे, इट्स टोटली पॉसिबल। अभी तक अगर नहीं भी किया रहेगा तो इस 1 मंथ में ये होना पूरा पॉसिबल है। द ओनली थिंग इज व्हाट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, start deciding and scheduling yourself that these are the terms which has to be followed. So how to follow in precisely with this subject called social science, let me go ahead and talk about some of the tips with the question how to score good marks. मैं good marks इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब मैं कहती हूं मेरे स्टूडेंट से कि भाई तू 100 में से 100 ले सकता है, तो लिटरली हंसते कि मैम ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। बट आप भूल गए हो, इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल मौजूद है और वो आप कर सकते हो। सो गुड मार्क्स सोशल स्टडीज में कैसे लेना है उस पर फोकस करेंगे। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट, मेरे को थोड़ा आप लोगों की पर्सपेक्टिव बदलनी है, क्योंकि अक्सर लोगों की पर्सपेक्टिव ये होती है कि सोशल स्टडीज ये इंपॉर्टेंट क्यों है, 10वीं के बाद तो मेरा करियर नहीं है इस पे, मुझे ये कहीं याद नहीं आने वाला है, मुझे इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लिटरली जो पर्सपेक्टिव है सब्जेक्ट को लेकर वो बहुत अलग है, और यही एक चीज होती है जिस वजह से आप स्कोर करने के लिए कतराते हो, क्योंकि आपके दिमाग में ये पर्सपेक्टिव होता है। लाइक लिटरली हैव हर्ड फ्रॉम एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइन इन माई एंटायर लाइफ करियर कि मैम ये तो कभी आगे जाके काम आने नहीं वाला है, तो मैं क्यों पढ़ूं कि किसने कितने झंडे गाड़े, मुझे क्या करना है, कौन कब मरा, किसने कितना हासिल किया कितना नहीं किया। बट दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्क्स कैसे चाहिए, बिकॉज ये वो सब्जेक्ट है जो आपके फाइनल ग्रेड को यहां से यहां लेकर आ सकता है, क्योंकि 100 मार्क्स की बात चल रही है। और शायद अगर आप स्कोर करने की कोशिश कर रहे हो 95 प्लस अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि एक एक मार्क की वैल्यू क्या होती है, और यहां पे हम 100 मार्क्स की बात कर रहे हैं, और एक ऐसी सब्जेक्ट जिसपे शायद आपने कभी फोकस किया ही नहीं होगा, या फिर उसके लॉजिकलिटीज को कभी आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं की होगी। शायद हो सकता है बाय द एंड ऑफ द सेशन आप खुद को बेवकूफ समझे कि भाई मैंने तो पूरे साल इन चीजों पे तो फोकस ही नहीं किया, हो सकता है। बट एज आई टोल्ड यू, ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, जो हो चुका वो हो चुका, अब क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो पहला मेरा सवाल आपसे ये है, या फिर आपके दिमाग में पहला ये सवाल आता है कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्कोर इन सोशल स्टडीज? लेट मी टेल यू व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि थ्योरी सब्जेक्ट है। आप अपने मर्जी से उसे पढ़ सकते हैं, अपने पढ़ने के मेथड से आप पढ़ सकते हो, जो भी आपका मेथोडोलॉजी है उसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये थ्योरीज है, यहाँ पे फॉर्मूलाज वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है। द लर्निंग पैटर्न हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। सेकेंडली, लॉजिकल स्ट्रैटेजीज यहाँ पे अप्रूव की जाती है। अगर आप थोड़े दिमाग से खेलोगे इस सब्जेक्ट पे तो आप मार्क्स अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो। लॉजिकलिटी पूरे सब्जेक्ट में बहुत है, आंसर्स लिखते वक्त भी लॉजिकली अगर आप लिख रहे हो तो आपके आंसर्स वहां पे एक्सेप्ट किए जाते हैं। ये सेकंड आपका पॉइंट। थर्ड, इंटरप्रिटेशन इज एक्सेप्टेड। फॉर इंस्टेंस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोशल साइंस के एक एक टॉपिक को स्टोरी की तरह ले लेते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं और उसे अपने इंटरप्रेशन पे लिखते हैं। जब वो अपना इंटरप्रिटेशन पे लिखते हैं, दे नो द स्टेटमेंट फॉर्मेशन, द आंसर इज राइट, द इन्विजिलेटर नीड द प्रॉपर कीवर्ड्स, द कीवर्ड्स हैव बीन प्रेजेंटेड इन द पेपर। It's not really necessary always to mug up the concept in social science. Not really. हर टाइम रट्टा मारना is not necessary. If you know the concept, if you know the story, fair enough, you can write it, you can interpret it with proper keywords, that answer. And that's where you score it. So this is possible in this subject. Learning becomes easy. ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको रट्टा मारना बहुत आसान होता है। ऐसे बहुत सारे हैं जिन्हें कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ में आता है। ऐसे बहुत सारे हैं जो फटाफट कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेते हैं और उनका आंसर प्रिपरेशन हो जाता है। और ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जहां पे सिर्फ आपको लर्न करना है, तरीका जो है वो सही होना चाहिए। लर्निंग पैटर्न सही है तो लर्निंग पैटर्न आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सही हो जाता है। और कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन अगर सही गया, लॉजिक प्रॉपरली यूज किए गए, थ्योरीज को एक्सेप्ट किया गया,
इंटरप्रिटेशन पे वर्क किया, ऑटोमेटिकली इट्स लीड्स टू व्हाट? इंक्रीज इन योर फाइनल ग्रेड. सो व्हेन आई एम सेइंग फाइनल ग्रेड, यू माइट बी क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, क्या बोल रहे हो यार, ऐसे तो होगा नहीं. बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा. अगर आप ये सब चीजें अगर मान रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके जो इंटरप्रिटेशन लेवल है, आंसर्स को पढ़ने के तौर तरीके या पेपर को देखने का जो नजरिया है वो बदल जाएगा. और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सोशल साइंस या फिर सोशल स्टडीज का जो सब्जेक्ट है उस पर जो पर्सपेक्टिव है उसको चेंज कर दो. ऐसे दिमाग में डालो कि ये वही सब्जेक्ट है जो 100 में से 100 मुझे देगा और यही 100 लेके मेरे क्या बढ़ेंगे, फाइनल ग्रेड्स बढ़ेंगे. द टाइम व्हेन यू डिसाइड, माय डियर स्टूडेंट्स, ऑटोमेटिकली you're done with the subject. That's not more any question to question over there, right? So I have cleared this, why it is important to study or why it is important to focus on this subject. तो अब तक अगर फोकस नहीं किया रहेगा, ठीक है, अब फोकस करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो लाइंस आएंगे या उसके बाद जो स्लाइड्स आएंगे उसमें आपको पता चलेगा कि why is it important to focus on social science. Let's go ahead and talk about the major 3 P's when you're talking about social science. ऐसे कौन से 3 P है जिस पे आपको फोकस करनी चाहिए. पहले से अगर आप देखोगे कि एग्जाम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बात करना है तो फर्स्ट P वुड बी प्रिपरेशन, सेकेंड वुड बी प्रेजेंटेशन एंड थर्ड वुड बी प्रायोरिटी. अब आप मुझसे ये सवाल करोगे कि भाई 1 महीना बचा है और आप मुझसे ये कह रहे हो कि प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, प्रायोरिटी. अब तो सिर्फ रिविजन का टाइम है, बट उस रिवीजन में भी अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया, प्रेजेंटेशन को पेपर के वक्त फोकस नहीं किया और पेपर लिखते वक्त अगर प्रायोरिटाइज नहीं किया तो 100 में से 100 आना मुमकिन नहीं है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये 3 P's को अपने पूरे जर्नी तक तब तक लेकर जाए जब तक आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन ना दे दे. So these are the 3 P's: preparation, presentation and priority. Let's go into detail and start digging up. But before than that, सबसे पहले सवाल जो मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं या फिर जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि वो कौन से डिफिकल्टीज फेस करते हैं. सोशल स्टडीज ये जो सब्जेक्ट है इसमें ऐसे बहुत सारे डिफिकल्टीज है. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि लर्निंग आसान है, लॉजिकली आप लिख सकते हो, इंटरप्रिटेशन आसान है, बट एक चीज आपको ध्यान रखना है, 5 उंगलियां सेम नहीं है. हर किसी के ग्रास्पिंग लेवल अलग है, हर किसी के तौर तरीके अलग है, लर्निंग के पैटर्न अलग है, मेथड्स अलग है. ऐसे टाइम पे हर किसी के डिफिकल्टीज लेवल भी अलग है. तो सोशल साइंस में एक ही डिफिकल्टी लेवल नहीं है. एग्जाम्स के लिए जब वो बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें जिसे वो फेस करते हैं, या एग्जाम के एक दिन पहले, लाइक मेरे लाइफ में ये अब तक हुआ है कि रात के 3 बजे स्टूडेंट फोन करके पूछते और बोलते मैम पूरा ब्लैंक हो चुका है, सुबह बोर्ड एग्जामिनेशन है 11 बजे और रात को उनका कॉल आता है कि ब्लैंक है. तो क्यों ब्लैंक है, किस लिए ब्लैंक है, उस पर फोकस करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके दिमाग में ये नहीं रहते, वो इसलिए नहीं रहते हैं बिकॉज ऑटोमेटिकली आपने ये डिसाइड किया है कि भाई उसका नाम, उसका इवेंट, उसका डेट, मुझे क्या करना है. बट अगर मैं वही आपसे ये सवाल करूं कि आपका बर्थडे कब है तो आपको याद रहेगा, मॉम डैड का बर्थडे कब है याद रहेगा, बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे कब है याद रहेगा, बिकॉज यू हैव डिसाइडेड, you have prioritized it to keep those dates in your mind. That's why you have those dates in your mind. Coming back to this, names, events, dates, scholar के नाम, रिवर्स के नाम, ज्योग्राफी में रिवर्स के नाम याद नहीं रहते, प्लॉटिंग याद नहीं रहते, तो उसे क्यों और किस तरीके से वो देखते हैं. सेकेंडली, दिमाग में आपके ये क्वेश्चन होता है कि ये फैक्ट्स में क्यों पढ़ूं, किस लिए पढ़ूं, मुझे तो जरूरी नहीं है. इस वजह से when there is a lack of interest in the fact, automatically you feel what irksome, which means boring. इसके लिए हर किसी को, कोई भी एक स्टूडेंट को आप पूछ लो कि भाई सोशल साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है, नहीं भाई बहुत बोर होता है. हजारों के तादाद में ऐसा 1 या 2 बच्चा होगा जो कहेगा कि हाँ भाई मेरा फेवरेट है. वो इसलिए क्योंकि बाकियों को फैक्ट्स, डेट, इवेंट्स, नेम, लर्निंग ये नहीं पॉसिबल है, उन्हें पकता है, उन्हें नहीं करना है. और यही वो सब्जेक्ट है जो आपको 100 में से 100 दे सकता है. तो इस डिफिकल्टीज को हम कैसे हटाएंगे उस पर हम फोकस करते हैं. जैसे कि लेट मी कम टू द पेपर पैटर्न. डिफिकल्टीज को कैसे फोकस करना है वो हम देखेंगे. मैं लिटरली आपको बताऊंगी कि हाउ यू कैन वर्क ऑन इट. बट बिफोर देन दैट, व्हेन आई एम सेइंग एसएससी,
सोशल साइंस का पेपर पैटर्न देख लो बच्चा लोग, आई एम श्योर 2 सेकेंड में आपको ये फीलिंग होगी कि भाई कितनी बड़ी बेवकूफी की है पूरी साल में। मुझे इसको बाइफिकेट करने दो। आई एम गोना फोकस ऑन हिस्ट्री सिविक्स, 40 मार्क्स का पेपर, ठीक है, 40 मार्क का पेपर है, 40 मार्क्स से लेट्स बाइफिकेट दिस। हिस्ट्री अलग सा लेते हैं और पॉलिटिकल साइंस को अलग करते हैं, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि हिस्ट्री के मार्क्स कितने हैं और पॉलिटिकल साइंस के कितने हैं। अगर नहीं है तो प्लीज अभी नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये पेपर पैटर्न आपके है अभी के न्यू पेपर पैटर्न। और इस हिसाब से मुझे आप ये बताइए कि क्या आपको पॉसिबल है या नहीं 40 में से 40 लेना, क्योंकि जब मेरा ये स्लाइड खत्म हो जाएगा बोल के ऑटोमेटिकली आपको क्लिक होगा कि भाई इट्स टू इजी टू स्कोर 40 on 40. You getting it what I'm saying? So let's come back over here. For instance, if I'm talking about history, हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने मार्क्स के आ जाएंगे? 14 मार्क्स के। आई एम इंक्लूडिंग द 4 मार्क क्वेश्चन ऑफ पैसेज ऑल्सो टू ऑब्जेक्टिव। जो 4 मार्क के पैसेज के क्वेश्चन है वो मैंने इस ऑब्जेक्टिव टाइप पे ऐड कर लिया है, तो 14 मार्क्स के सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, क्वेश्चन आंसर को जो कि शॉर्ट नोट्स, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वगैरह, ब्रीफ एंड ऑल दोस थिंग्स, उन सबको ऐड किया 14 मार्क्स। तो आप फिलहाल के लिए देख सकते हो कि 14 मार्क्स के सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स है आपके पास। कांट यू स्कोर 14 मार्क्स? बट मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने 40 मार्क्स से ओवरऑल सिर्फ इतने मार्क्स स्कोर किए, 14 ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चन आंसर्स, ब्रीफ्स, सिविक्स के भी, आई मीन टू से पॉलिटिकल साइंस के भी, सब लिखने के बाद भी 40 में से उनको सिर्फ 14 मिला है। क्यों? शायद हो सकता है कि अभी के प्रीलिम्स में भी मिला हो, बट किस लिए? तो सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर ये 14 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है 14 मार्क्स के जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि यहां पे वेब चार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, पैसेज इतने मक्खन तरीके से आपको मिलने वाला है कि you just need to focus firstly on what? Objectives. Complete all the textual objective type question. जितने भी textual objective type question है वो पूरा खत्म करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी के पैटर्न के हिसाब से आपके 2 चैप्टर कम भी किए गए। अभी के कोविड-19 सिनेरियो को देखते हुए 9 चैप्टर में से you have only 7 chapters in history. एंड 5 चैप्टर में से सिर्फ 4 चैप्टर है आपको पॉलिटिकल साइंस में, तो आपका तो और बर्डन कम हो चुका है। और जो डिफिकल्ट चैप्टर थे 4th और 6th चैप्टर, जिसमें अनगिनत नेम्स, अनगिनत इवेंट्स, अनगिनत टाइटल्स थे, सब कैंसिल हो चुका है। तो वहां पे ये चीजें आने की बात ही नहीं उठती है। तो स्टूडेंट्स लॉजिक में ध्यान दीजिए कि आप कैसे 100 में से 100 ले सकते हो। ऑब्जेक्टिव जो है 14 मार्क का है। फोकस ये रखिए कि बोर्ड्स में ये 14 मार्क्स सिर्फ आपके जेब में होना चाहिए, कोई आपसे ये चीज ना छीने, ये फोकस करें। सेकेंडली, क्वेश्चन आंसर सेशन, यहां पे देखिए 14 मार्क्स में यू हैव कॉन्सेप्ट्स, यू हैव शॉर्ट नोट्स, यू हैव ब्रीफ। सिंपल सा फंडा है, पूरे 1 साल आपने पढ़ाई की है, बस क्या अभी 14 मार्क्स नहीं मिल सकते? इस 14 के साथ अगर आपको 10 मार्क भी मिल जाते हैं तो यू कैन सी you are scoring how much? 14 plus 10 is almost how much? 24. You are scoring 24. And I'm only talking about what? History. Political science अभी भी हमारे पास बाकी है, तो इस political science पे चलते हैं। Objective कितने मार्क्स के? 8। 12 मार्क के political science में my dear students, objectives आपको कितने मार्क्स के मिल रहे हैं? सिर्फ 8 मार्क्स के। वेब चार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, डुअल्स, डायरेक्टर, व्हाट्सओवर, ये 8 मार्क्स है ना, हमारे जेब में होने चाहिए। और उसी के साथ क्वेश्चन आंसर आपको 4 मार्क्स के आएंगे, एक एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट हो गया या एक शॉर्ट नोट हो गया, और एक ब्रीफ आंसर 2 मार्क का, खत्म। पूरे साल में तो एटलीस्ट यू कैन राइट दिस मच ना। इसमें से अगर आपको 2 मार्क्स भी मिल जाते हैं, यहाँ पे अगर आपको 10 भी मिल जाते हैं, लुक एट द क्राउड गाइस, 34 on 40. Can't you score 34 on 40? And if you take the entire efforts, how is it difficult to score 40 on 40? Not at all difficult. 40 में से 40 आराम से आपके सामने है। The only thing you have to do is focus on objective type question. Done with that. Textual objective हो गया, क्वेश्चन आंसर में आइए, ऑब्जेक्टिव खत्म कर लीजिए, और उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस में आइए, टेक्सुअल ऑब्जेक्टिव करो,
क्वेश्चन आंसर में टेक्सचुअल ऑब्जेक्टिव करो, पूरे टेक्सचुअल हो गए, उसके बाद में टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, इंटरनल स्टफ्स को कॉन्सेंट्रेट करो कि अगर कोई नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चन आ जाए तो भी आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। अब उसको किस तरीके से पढ़ना है वो भी आने वाले स्लाइड में मैं बताऊंगी कि इंटरनल कंटेंट में आपको कैसे ध्यान देना है। ठीक है, ये हो गया आपका हिस्ट्री। कम बैक टू ज्योग्राफी। 40 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी है। अब मैं फिर से आपको फोकस कराऊं कि ये 40 क्या ये आना पॉसिबल है या नहीं? बहुत ही पॉसिबल है, इट्स टोटली पॉसिबल। लेट मी टेल यू व्हाई। ऑब्जेक्टिव्स 26 मार्क के क्वेश्चंस, 40 में से 26 मार्क के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और इस 26 मार्क में सिर्फ और सिर्फ 14 मार्क्स आपको किसके हैं? मैप्स के। ठीक है, 4 मार्क का प्लॉटिंग, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स, और उसके अंदर फिर से 6 मार्क का एक मैप क्वेश्चन। तो टोटली अगर आप देख रहे हो इस 14 में से ज्यादा 26 में से 14 मार्क्स आपको किसमें? मैप्स में। तो ज्योग्राफी में पहला फोकस आपका किसमें होना चाहिए? मैप्स में होना चाहिए। राइट नाउ आई मेट माई स्टूडेंट्स एंड आई गॉट टू नो कि अभी भी दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मैप्स। दिस इज ऑलमोस्ट 1 मंथ रिमेनिंग। एक साल से कर ही क्या रहे हो? मैप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स गिविंग यू 14 मार्क्स, और इस 14 मार्क्स के साथ और 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स या 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स विच इज इंक्लूडिंग टू व्हाट 16 मार्क्स। तो यू कैन सी ऑलमोस्ट यू कैन गो टू 26। तो ये 26 मार्क्स जो है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहां से मिल रहा है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से मिल रहा है। और बाकी जो बचे 14 आपको वो किस में मिल रहा है? क्वेश्चन आंसर्स में। पूरे साल हमने पढ़ाई की स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास है, टेक्सचुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास है। अब तो आपको क्वेश्चन बैंक्स में मिल चुके हैं। एवरीथिंग इज वेरी क्लियर इनफ। तो इट्स वेरी इजी टू गेट एटलीस्ट, लेट मी सी, कम से कम 10 मार्क्स। 26 plus 10 is how much? You can calculate yourself. Don't you think it is possible to score 40 and 40 in geography? And just if you score 40, this is 80. You're scoring aram se 80. 20 marks you can get from your school internals and you can score almost like 95 plus. So this is the logic, my dear students. I'm sure कि आप लोगों ने आपके प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर लिए रहेंगे, एग्जाम्स अटेम्प्ट कर लिए रहेंगे, सब कुछ अटेम्प्ट कर लिए रहेंगे, बट ये लॉजिकलिटी पे ध्यान ही नहीं दिया होगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्टली फोकस ऑन व्हाट? मैप्स क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर्स में फोकस नहीं करना है, करना ही है, क्योंकि वो हमारा टिप है, पूरा वो हमारा बेस है। बट यहाँ पे 40 में से 40 अगर हम लोग फोकस कर रहे हैं तो उस पे फोकस करने से पहले हमें किसे देखना है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। So my dear students, I guess I'm clear with this entire paper pattern and I've made clear कि logical है कि आप 40 में से 40 आराम से स्कोर कर सकते हो। So I guess ये चीजें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेंगे by the end of the session। नहीं भी रहे तो उसे बार बार देखते रहिए और क्वेश्चन पेपर्स को देखते रहिए, बोर्ड के पेपर्स पे ध्यान देते रहिए। ऑटोमेटिकली यू विल बी वेरी फोकस्ड इनफ कि भाई मुझे स्कोर कहाँ करना है और किस तरीके से करना है और ये क्यों करना है, आपको तो जवाब पता ही है, राइट? सो कमिंग बैक टू दिस, पहला एक टेबल आपको दिख रहा है। जैसे कि पहले मैंने बोला कि डिफिकल्टी होती है लोगों को नेम, इवेंट्स, डेट्स, टाइटल। एक सिंपल सा फंडा है, हमारे पास अभी 7 चैप्टर है हिस्ट्री के। 7 चैप्टर में से इट्स नॉट लेट राइट नाउ, वी हैव ऑलमोस्ट 1 मंथ बाय आवर साइड। हार्डली आपको 1 दिन लगेगा, बैठो, और 1 दिन में भी हार्डली आपको 4 से 5 घंटा लगेगा। 5 घंटे में यू कैन क्रिएट दिस टेबल। हर एक चैप्टर का एक टेबल बना दो। जैसे कि ये फर्स्ट चैप्टर का है नोटेबल स्कॉलर्स, आपने टेबल में पहले लिखा वेस्टर्न थिंकर्स, लाइफ स्पैन, पब्लिश्ड बुक्स, टाइटल। इट्स जस्ट एन इंस्टेंस टू शो यू कि हाउ कैन यू क्रिएट इट, बिकॉज माई किड्स आर डूइंग दैट, सो यू कैन ऑल्सो डू इट। कमिंग बैक अक्रॉस विद दिस, रेने डिकार्टिस, लाइफ स्पैन क्या है? 1596, 1650। किताब कौन सी थी? डिस्कोर्स ऑन द मेथड। अब सवाल ये उठता है कि जब ये क्वेश्चन वेब चार्ट में आता है तो लोगों को सवाल आता है कि भाई इसने कौन सी किताब लिखी थी, मुझे तो नहीं पता, बट आपने टेबल में लिखा है। तो जब आप ये टेबल एक बार लिखते हो और इसी टेबल को
अगर आप वीक में एक बार भी रीड करते रहोगे, ऑटोमेटिकली आंसर्स लिखने वक्त भी आपको ये चीजें काम आ जाएगी, बिकॉज वाइल राइटिंग द आंसर्स दीज आर द मैंडेटरी कॉन्सेप्ट विच हैज टू बी मेंशन्ड इन द नोट्स। तो आप ये चीजें लिख पाओगे। अगर ऑब्जेक्टिव को भी आ गया तो भी आप लिख पाओगे। कमिंग बैक टू नेक्स्ट, दैट इज वोल्टेयर, अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। लाइफ स्पैन है, he got the title called founder of modern history. You have question on it, so you have to write it. Look at this, George William Frederick Hegel. So when we are talking about Hegel, his lifespan, the name of the book which he published, it's there. Then you can see Leopold von Ranke, you can see Karl Marx, इनके लाइफ स्पैन है, इनके किताबों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सिर्फ आपको हर एक चैप्टर का टेबल बनाना है, डेट, इवेंट्स, टाइम्स, थिंकर्स, जो भी टाइटल्स उन्हें मिले हैं ये पूरा आपको मेंशन करना है। तो समझो अभी मुझे बोर्ड के लिए जाना है, 11 बजे मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन है, मॉर्निंग में मुझे क्या करना है, सिर्फ ये 7 चैप्टर के टेबल्स को गो थ्रू करना है, क्योंकि मैंने पूरे साल उसको पढ़ा है, क्वेश्चन आंसर्स में किया है, सब जगह किया। अब ये टेबल 1 महीना में हर एक हफ्ता, क्योंकि हर एक दिन अगर रात को भी 10 मिनट में गो थ्रू कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा ब्रेन ग्रास्प कर रहा है और आपको ज्यादा कुछ फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। तो इवेंट्स भी याद है, डेट्स भी याद है, पब्लिश्ड बुक्स भी याद है, थिंकर्स के नाम भी याद है। एंड व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर, ऑटोमेटिकली यू कैन इंटरप्रेट देम। व्हेन यू आर राइटिंग द ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर, सब चीजें आपके सामने है। एंड दिस इज द वे टू डू इट। Like literally I'm asking my kids to do it and they're submitting me all these tables because these tables are important for them, because they have to score what 100 out of 100. And so what you have to be and you should be. So for that, start creating this. It will hardly take one day, not even one day, hardly some hours. Please do it and follow it. Coming across with the second P, how to prepare. सो हाउ टू प्रिपेयर में पहले आप स्कोर कर रहे थे 45 मार्क्स, अभी हमको जाना है 100 मार्क के लिए। तो हम कैसे जाएंगे 100? पहले तो करो टॉपिक्स को डिवाइड, कि मेरे को ये आसान लग रहा है तो मैं पहले ये कर लूंगा, बाकी जो डिफिकल्ट है वो साइड में, या जो भी आपका प्रेफरेंस है कि पहले डिफिकल्ट वाला करना है फिर आराम से वाला जो करना है। हेडिंग्स एसएस में बहुत मायने देते हैं, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, इसके बिना आपके आंसर्स कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये फोकस करना है, हर एक टॉपिक को ऑल्टरनेटिवली अलग करना है आपको, कि अगर मुझे कार्ल मार्क्स का क्लास थ्योरी के सवाल आती है जो कि मैंडेटरी क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसके 4 पॉइंट्स क्या है उसको लिख लो, नीचे नोट मेकिंग में डाल दो और उसको एलोकेट करो प्रॉपर तरीके से कि ये पॉइंट्स उसमें आने चाहिए। जो भी इवेंट्स, डेट, नेम्स है उसको मेंशन करो, टेबल बनाओ, जो मैंने अभी भी बताया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पिछले 3, 4, 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है अभी के पोर्शन के हिसाब से, उन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये आपको कंटिन्यूसली फोकस्ड रखेगा कि क्वेश्चन कितने ट्विस्ट एंड टर्न में आ सकते हैं या कौन से क्वेश्चन रिपीटेटिवली पूछे गए। तो जो रिपीटेटिवली पूछे गए उसको रेफर करना स्टार्ट करो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी अभी पेपर पैटर्न के वक्त आपको बताया, ऑब्जेक्टिव्स और मैप वर्क, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मैप। ऐसे बच्चे जिन्होंने आज तक 2 मैप भी प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा पूरे साल के 365 दिन में, लॉकडाउन होके करीबन अब 1 साल होने को आया है और लोगों ने मैप वर्क पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया है। तो इट्स वेरी मैंडेटरी दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, बिकॉज 14 मार्क्स तो हमारे पास कहां से आ रहे हैं, मैप से आ रहे हैं, और ये बहुत मक्खन तरीके से आप ले सकते हो, तो उसे ड्रॉप क्यों करना है भाई। तो सिंपल प्लॉटिंग तो मैप करना शुरू करो और जितने टेक्सटुअल मैप्स है उसको खत्म करो। यू आर डन विद 14 मार्क्स एंड आई एम प्रेटी मच श्योर आफ्टर डूइंग दिस हम चल रहे हैं 45 से 100 की तरफ, पूरी गारंटी है। बट यू हैव टू इंप्लीमेंट दिस। सो दिस वाज आवर प्रिपेयर। नाउ द क्वेश्चन इज, सबसे बोरिंग काम, लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद ये करना, नोट मेकिंग। सवाल ये उठता है कि नोट मेकिंग करना जरूरी है, क्यों करूं, किस लिए करूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सुबह 6 बजे उठोगे बोर्ड्स के टाइम, ऑलरेडी आप बहुत पैनिक रहोगे, बहुत टेंशन में रहोगे कि यार ये लिखना है, वो पढ़ना है, टेक्स्ट बुक पढ़ूं, नोट्स पढ़ूं या डाइजेस्ट पढ़ूं। कुछ मत पढ़ो, जो नोट्स आपने बनाए उसको रेफर करो। बट क्या आपने बनाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं बनाए तो अभी भी टाइम है, जब आप रिविजन करने बैठते हो, स्टार्ट मेकिंग द नोट्स,
this gonna use you, this gonna utilize you till the last moment when you appear in your board examination, whether it's about history, political science, or whether it's about geography. ठीक है? So how to make? It helps you out to register the facts, events and the points. Because अभी समझो अगर आप क्लास थ्योरी लिख रहे हो कार्ल मार्क्स का, पहले आप डेट, लाइफ स्पैन, उनके पूरे नाम लिखोगे, सेकेंडली उनका काम लिखोगे, थर्डली बेसिक क्राइटेरिया क्या था, कौन से एरिया में वो फोकस कर रहे थे, राइट? फिफ्थली आप क्या लिखोगे कि कौन सा पब्लिश्ड बुक्स है. तो आइफन डालते डालते नोट्स बनाते जाइए, इससे आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी, जो कि प्रेजेंटेशन में बहुत मायने देती है. उसके बाद स्पीडी. ऐसे बहुत स्टूडेंट होते हैं जिनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन होता है, तो जब वो आंसर लिखते हैं तो लिखते जाते 2 मार्क के आंसर में 6 पॉइंट लिखते हैं. इन्विजिलेटर को पक जाएगा. वी आर नॉट सपोज टू डू दैट. तो फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज. हेल्प्स यू इन व्हाट? लास्ट मिनट रिविजन. जैसे मैंने आपको कहा, सुबह उठते ही आपको टेक्स्ट बुक, डाइजेस्ट, रेफरिंग मटेरियल सब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. उतना टाइम नहीं है हमारे पास. पैनिक होने की जरूरत नहीं है. जो नोट्स बनाया है सिर्फ उस नोट्स को रीड करो, रिवाइज करो. यू आर डन विद द प्रिपरेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन. हेल्प्स इन स्टेटमेंट फॉर्मेशन. आइफन डालते डालते व्हेन यू क्रिएट इट, automatically you start writing the answer, which result into what? Writing a good answers. In this subject, writing good answer is very important. Coming back to this, how to write notes. How can you write it? Jot down the point. Fat 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 points jot down करो. जब भी लिख रहे हो बहुत प्रिसाइस लिखो. पूरे स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है. कीवर्ड्स को यूज करो, प्रिसाइसली लिखो, कॉन्सेंट्रेट करो डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट पे. जैसे कि मैंने क्लास स्ट्रगल बोला है, तो उसकी डेफिनेशंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, किसका किताब है, किसने लिखा है, सब प्रॉपर तरीके से जॉट डाउन करो. क्रिएटिव रहो, थोड़ा क्रिएटिव. अभी आपने देखा मैंने टेबल बनाया था. क्रिएटिविटी होना जरूरी. इसका मतलब ये नहीं कि पेन एंड पेंसिल बैठो और कलर करने बैठो, इतना वक्त नहीं है. क्लीन एंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. मैप मार्किंग्स हो, वेब चार्ट्स हो या फ्लो चार्ट्स हो, इतना आसानी से बनाना है कि सामने वाला जब आपका पेपर चेक करे तो उसको लगना चाहिए कि भाई मस्त आंसर लिखा है. और उसके लिए नोट्स लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि भाई 1 महीना बाकी है, 1 महीने में क्या नोट्स लिख लेंगे? लिख सकते हो. जब भी रिवीजन कर रहे हो, रिवाइज करते वक्त फटाफट जो भी आंसर मैंडेटरी है और जो आपको नहीं समझ में आ रहा और आपको डर है कि ये आंसर शायद मेरे मार्क्स को मुझसे लेकर जाएगा या मुझसे छीन लेगा, उस आंसर का उसी वक्त बैठ के नोट्स बनाइए. और एक ही किताब यूज करना है. उस नोट्स को एटलीस्ट दिन में पूरे 24 घंटे में से 5 मिनट निकालिए और उस नोट्स को रिवाइज करें जो कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है. एंड यू आर डन विद इट. No need to be panicking about it. Coming back to next, the biggest question ever asked for the subject called social studies. Is presentation important or not? I being a lecturer have checked n number of papers और आज भी बच्चे पेपर इस तरीके से लिखते जैसे कि 5th स्टैंडर्ड में बैठ के पेपर लिख रहे हैं. और ट्रस्ट मी, प्रेजेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. खराब कपड़े पहनना पसंद है? नहीं. बुरे खाना खाना पसंद है? नहीं. सब अच्छे चंगा होना चाहिए. तो भाई आंसर्स लिखते वक्त क्यों गंदगी? एक लाइन में 4 स्क्रिबलिंग क्यों? एक पूरा पेज आपको दिया है, उसमें एक ही लाइन में 2 पॉइंट्स क्यों लिखोगे? पैराग्राफ वाइज क्यों लिखोगे? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन एंड दैट इज द 3rd P for the day. 3rd P mantra which you have to focus. For instance, it's to matter. Make sure you're writing social science answer in a bulleted format. 1st point, 2nd point, 3rd point, 4th point, 5th point, 6th point. ऐसा होना चाहिए bulleted format. क्योंकि जब इन्विजिलेटर आपका पेपर देखेगा उसको समझेगा कि भाई बराबर लिखा है इसने. 4 पॉइंट्स 2 मार्क्स के लिए प्रिसाइज इनफ. आंसर्स को हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में प्रॉपर तरीके से रखिएगा. इंपॉर्टेंट डेट इवेंट्स को हाईलाइट्स करें ताकि लगे कि इसको आंसर आता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, कोई भी एक आंसर का इंट्रोडक्शन 10 लाइन मत लिखिए. इंट्रोडक्शन 1 लाइन.
मेन बॉडी जो आपका कंटेंट है पॉइंट वाइज लिखिए, उसके बाद में कंक्लूजन एज यूजुअल जो हम करते हैं henceforth owing to which लिखना है तो लिखिए, फेयर इनफ, बट जो भी 2 मार्क का आंसर लिख रहे हो, 4 मार्क का आंसर लिख रहे हो, प्रॉपरली लिखो कि सामने वाले को लगना चाहिए दैट यू नो द मेन बॉडी ऑफ दैट आंसर. इफ इट हैज बीन आस्क्ड यू फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, 4 फंक्शंस लिखने हैं, हेडिंग्स बराबर लिखिए, इनर कंटेंट को प्रॉपरली बुलेटेड फॉर्मेट में लिखिए ताकि जब पेपर देखे तो उसे लगे कि ये पेपर मुझे चेक करना है. एंड दैट्स वेयर योर इंप्रेशन हैज बीन डन. एंड कीप इन योर माइंड, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन till the time the invigilator is checking the paper. Coming back, what should be the priority? So the priority has to be what? Sequence. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि फर्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किया और उसकी बाकी जो इंटरनल क्वेश्चन है लास्ट पेज में अटेम्प्ट किया, नहीं चलेगा. सीक्वेंस वाइज लिखना है. सेकेंडली, फोकस करें वेटेज के क्वेश्चंस क्या है, 2 मार्क के कौन से क्वेश्चन है, 4 मार्क के कौन से क्वेश्चन है, 3 मार्क के कौन से है, या मैथ्स कितने मार्क्स के है, उस पर फोकस करें और उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करें. फॉर इंस्टेंस 2, 3, 4 अगर इस वेटेज के हिसाब से है तो इसमें मुझे कितना पॉइंट लिखना है ये ध्यान पे रखें. कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, सिर्फ 2 पॉइंट है, 3rd पॉइंट नहीं है अपने पास, 4th पॉइंट नहीं है. सो यू हैव टू लुक इनटू दैट, रिसर्च इट. 3rd या 4th पॉइंट में क्या डाल सकता हूँ, डेट इवेंट डाल सकता हूँ, अभी करंट सिनेरियो क्या वो डाल सकता हूँ, 2 पॉइंट ऐड करें उसके साथ और 4 पॉइंट्स बना लीजिए उसे, या फिर थोड़ा एलैबोरेट करें. यू आर डन विद द आंसर. फोकस ऑन मैप मार्क एंड टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2 मार्क का आंसर लिखना है, 10 लाइन मत लिखे क्योंकि आपको ज्यादा आता है, ये फर्क नहीं पड़ता. किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या आता है, लोगों को ये फर्क पड़ता है कि आपको मार्क्स कितना मिल रहा है, कितने लंबे तक आप स्कोर करोगे, ये सबसे बड़ी बात है. तो टाइम मैनेजमेंट तब होगा जब आपको ये पता होगा कि 2 मार्क के लिए मुझे कितना लिखना है, 4 मार्क के लिए मुझे कितना लिखना है. You might be knowing lot of information, but you have to be what? Precise. लिखना क्या है और उस क्वेश्चन को आंसर क्या चाहिए, उतना लिखना ही इंपॉर्टेंट है. and you're done with the priority. So try to prioritize on this: sequence, precisely, map work and time management, and this will lead you to 100 marks for sure. So I guess I'm clear with that, but here is the pattern, that is the method, that is survey questions, read, record, recite, review and reflect. Survey in the sense टेक्स्ट बुक को जब आप गो थ्रू कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्क करो जो आपने अभी तक किया होगा. तो जब भी रिवीजन कर रहे हो तो उस पर फोकस करें. ज्यादा से ज्यादा 7 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है, आपको सिर्फ रीड करना है. ज्यादा ओवर पावरिंग अपने ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकता है. देन क्वेश्चन, जब भी आप टेक्स्ट बुक खोलते हो उसके हेडिंग है, सब हेडिंग है, खुद को क्वेश्चन करो और उसको क्वेश्चंस में बनाओ तो आंसर आपके लिए आसान है. नॉन टेक्सुअल क्वेश्चन आप आराम से लिख सकते हो. जॉट डाउन करिए क्वेश्चंस को कि अगर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसमें क्या सवाल पूछे जा सकते हैं. अगर नॉन टेक्सुअल आया तो हो सकता है वहीं पे लिख दो या फिर अपने नोट मेकिंग में उसे मेंशन करो. कमिंग बैक टू 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स: read, record, recite, and then comes review and reflect. These are the important R's which has to be there for social science. Go through the text again and record important points. When you're revising, record करो उसको, दिमाग में रखो कि ये important point है और इसको separately वहाँ mention करो. Recite the points noted to yourself. For instance, Leopold von Ranke, okay, उसका लाइफ स्पैन क्या है, उसकी किताब के नाम क्या है, कार्ल मार्क्स क्या कहा था, क्लास स्ट्रगल, have not, what does a published book, Das Capital. ऐसे खुद को रिसाइट करो. You are done with it. You just have to what? Review yourself. Whatever you have learned it, question yourself, and then and there you will decide and you will get the answer कि भाई प्रिपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है और मेरी कहाँ गलती हो रही है. And that's enough. That is the reflection of your entire studies. कि कौन से टॉपिक में मैं कम हो रहा हूं या कौन से टॉपिक में मैं ज्यादा हो चुका हूं और कौन सा मेरा प्रिसाइज हो चुका है, कौन सा लर्न्ड नहीं है. और यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरी है. हाई टाइम इट इज, माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू फोकस हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स. एंड आई गेस आई वाज वेरी प्रिसाइज इन दिस सेशन टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आज नहीं तो गाइस कभी नहीं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बकअप
and try to score it 100 out of 100, keeping this logic in your mind. Thank you so much. I guess I might have enlightened your way when it comes to scoring 100 in a subject called social science. Good luck for your examination. Thank you so much.